हाँ बेटा, अपन कंटिन्यू करते हैं जो अपन ने लास्ट टॉपिक डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में, कि सर रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे हम लोगों को बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जिसमें से अपन ने 3 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देन एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस और फिक्टिशियस असेट्स अवेलेबल इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और उसके बाद अपन ने रीवैल्यूड गुडविल का भी एडजस्टमेंट कर लिया था दोनों मेथड्स के साथ, कि इन केस अगर क्वेश्चन बोलता है गुडविल अकाउंट ओपन करके उसका एडजस्टमेंट करना हो, या फिर क्वेश्चन बोलता है या फिर कुछ भी नहीं बोलता है तो हम लोग एडजस्टिंग एंट्री गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री पास करके भी यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो बेटा, अब रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे जो पार्टनर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि यार अब हम लोगों को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना ही है, तो रिकंस्टिट्यूशन में कुछ खर्चे और कुछ लॉसेस कुछ प्रॉफिट्स होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब कुछ खर्चे कैसे हो सकते हैं बेटा, समझना कि अगर मान लो रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो ऐसे ही ना बेटा पार्टनर आपस में रिकंस्टिट्यूशन कर लेते हैं, वहां पर उन लोगों को अपनी एसेट्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उनकी लाइबिलिटीज का असेसमेंट करना पड़ता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब असेट्स का वैल्यूएशन करेंगे तो कहीं ना कहीं बेटा कोई सी एसेट इंक्रीज होगी तो किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि एक फर्नीचर है, फर्नीचर जो है हमारा 20,000 रुपीज का बैलेंस शीट बुक वैल्यू शो कर रही थी, ठीक है। अब हम लोगों ने जब रिकंस्टिट्यूशन करा तो उसमें कुछ डैमेज हम लोगों को दिखा, तो वो कहीं ना कहीं बेटा हम लोगों को उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ गई थी, तो कहीं ना कहीं ये एक लॉस हो गया। इसके अलावा बिल्डिंग जो हमारी बुक वैल्यू शो हो रही थी 50 लाख रुपीज की, 50 लाख की एक बिल्डिंग दिख रही थी हमारी बैलेंस शीट में, बट रिकंस्टिट्यूशन में जब उसका रीवैल्यूएशन किया गया तो वो 50 लाख रुपीस मार्केट वैल्यू के हिसाब से आज 70 लाख रुपीस की बिल्डिंग दिख रही थी, तो कहीं ना कहीं बेटा वहां पर आपको प्रॉफिट हो गया है। तो रिकंस्टिट्यूशन की डेट पे हम लोग इसी तरीके से वैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का और लाइबिलिटीज का असेसमेंट भी करते हैं। अब लाइबिलिटीज का असेसमेंट कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी थी आपकी 1,20,000 रुपीज, ठीक है, सैलरी की ड्यू थी 1,20,000 रुपीज, और आपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ कुछ कंसिडरेशन करके कहीं ना कहीं एक मान लेते कि एम्प्लॉय छोड़ के चले गया है, तो 20,000 रुपीज का जो क्लेम है सैलरी का वो खत्म हो गया। अब बची है 1 लाख रुपीज की आउटस्टैंडिंग, तो 20,000 रुपीज से आपकी लाइबिलिटी कम हो गई है, मतलब बिजनेस को वहां पे 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। सैलरी 1,20,000 थी, 20,000 जिसके सैलरी बाकी थी वो एम्प्लॉय फॉर्म छोड़ के चले गया, उसने डिमांड करी ही नहीं है, वो फॉर्म छोड़ के चले गया, तो अब आपकी सैलरी के जो आउटस्टैंडिंग है वो रिड्यूस हो गई है 1 लाख रुपीज तक, और आपका 20,000 का जो प्रॉफिट है वो रिकंस्टिट्यूशन के डेट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। ऐसे बेटा एसेट्स और लाइबिलिटीज का हम लोग रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करते हैं। अब सेकंड चीज ये आती है बेटा कि इन सब का रीवैल्यूएशन या फिर इन सब का रीअसेसमेंट करता कौन है। प्रैक्टिकली सोचो कि अगर एसेट्स का वैल्यूएशन करना है या फिर मान लो कि लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना है कि किसको कितना पैसा देना बाकी है, तो ये सब करेगा कौन। यहाँ से ऑप्शन क्या क्या रहते हैं फर्म के पास कि वो इस तरीके से रीवैल्यूएशन करवा सकता है, किससे किससे करवा सकता है वो। एक इंजीनियर को हायर कर सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि एसेट्स का वैल्यूएशन करने के लिए हम लोग इंजीनियर को जनरली अपॉइंट करते हैं। एक अकाउंटेंट होता है बेटा, क्योंकि अकाउंटेंट को आपके बिजनेस के परफॉर्मेंसेस या फिर बिजनेस के एसेट्स की बुक वैल्यूज के बारे में नॉलेज है, उसने डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लगाया। अगर मान लो किसी फर्म का पार्टनर ही इतना एक्टिव हो तो पार्टनर खुद भी कर सकता है बेटा, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट करने में पार्टनर यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि उनको एक नॉलेज होता है कि किसको कितना पेमेंट करना है, बीइंग ऑनर उनको ये नॉलेज होता है। तो यहाँ पर बेटा पार्टनर्स हो गया या फिर इंजीनियर हो गए या फिर अकाउंटेंट हो गए, वो भी कहीं ना कहीं इसका कुछ कमीशन का पोर्शन या फिर रिकंस्टिट्यूशन में कुछ खर्चा जो भी होता है वो इनके टूवर्ड्स आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट समझना, रिकंस्टिट्यूशन की डेट पे हम लोग जब एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करते हैं तो जो भी आपको एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, अब एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ इंजीनियर, एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंट, एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ पार्टनर, तो ये तीनों के टूवर्ड्स आपके एक्सपेंसेस होते हैं। इन केस अगर आप कैश में पे कर देते हो इन एक्सपेंसेस को, जैसे मान लो इंजीनियर और अकाउंटेंट को हमने कैश में पे कर दिया, तो बीइंग क्योंकि अपनी ये एक्सपेंस है बेटा, और एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल है, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल का गोल्डन रूल सबको याद हो जाना चाहिए कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट में हम लोग सारी चीजें जो एक्सपेंस और लॉस को बढ़ावा दे रही है, बिजनेस के अंदर एक्सपेंस और लॉस इनकर कर रहे हैं, तो उनको हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट में सारी इनकम और गेन की जो प्रोबेबिलिटी जो आपको अराइज हो रहा है रिकंस्टिट्यूशन के डेट पे, हम लोग उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्योंकि बेटा ये एक्सपेंस है अपना, इसलिए अपन रिकॉर्ड कर देंगे टू कैश,
और इन केस उन एक्सपेंसेस को पार्टनर पे कर रहा है फर्म के बिहाफ पे। पे किसको करना चाहिए? फर्म को पे करना चाहिए। अपना सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल याद रखना बेटा, बिजनेस के खर्चे बिजनेस को ही पे करना है, पार्टनर अपने जेब से पे नहीं करेगा। अगर जेब से पे करता है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि और उसने पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। इसलिए अगर बेटा फर्म पे कर रही है एक्सपेंसेस को तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे टू कैश। बट इन केस अगर फर्म के बिहाफ पे कोई पार्टनर इन एक्सपेंसेस को बियर कर लेता है, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्वेश्चन बोलेगा कि एक्सपेंसेस पेड ऑन रिकंस्टिट्यूशन इज ₹5,000 बाय पार्टनर ए, इस टाइप से दे देगा। अगर सिर्फ इतना मेंशन करता है एक्सपेंसेस पेड ऑन रिकंस्टिट्यूशन ₹5,000 मतलब फर्म ने पे करे, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन क्या कर देंगे? टू कैश। बट अगर क्वेश्चन ने बोल दिया बाय पार्टनर ए, तो उस केस में क्योंकि पार्टनर ने अपने जेब से पैसा लगाया बेटा, तो कहीं ना कहीं उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। वॉट एवर अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल। तो उस केस में हम लोग उसकी कैपिटल में ये अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। अगर फर्म पे करती तो कैश कम होगा, अदरवाइज पार्टनर की कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर होगा। और डेबिट में ही क्यों जा रहा है बेटा? क्योंकि खर्चा तो है ही सही, खर्चा फर्म का है और खर्चे हमेशा डेबिट में आते हैं। अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, अगर फर्म पे कर रही है तो हम लोग कैश मेंशन कर देंगे क्योंकि फर्म का कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन आगे समझते हैं बेटा कि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होना या फिर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। अगर रिकंस्टिट्यूशन के डेट पे अगर एसेट्स डिक्रीज हो जाती है, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, तो एक बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन है या फिर लॉस सिचुएशन है? अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो ये सिचुएशन बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है कि लॉस है? वेरी गुड सर, ये एक सिचुएशन लॉस वाली है। और क्यों लॉस वाली है? क्योंकि सर एसेट्स बिजनेस की एक नेट वर्थ होती है जो बिजनेस के पॉजिटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। जितनी ज्यादा एसेट्स होगी बिजनेस के पास उतना ज्यादा वैल्यूएशन होगा, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एसेट्स डिक्रीज हो जाती है तो बिजनेस के लिए वो लॉस है। अगर मान लो बिल्डिंग 50 लाख रुपीस की है और वो कहीं ना कहीं 45 लाख रुपीस की हो गई है आफ्टर अलाउइंग डेप्रिसिएशन, तो बेटा ये आपके लिए लॉस है, उसको आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अगर लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर से अपने 20 लाख रुपीस के और उसको आपको पेमेंट करना पड़ रहा है विद इंटरेस्ट 2 लाख रुपीस आपको ज्यादा पे करना पड़ जाएगा, तो बेटा लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो भी हमारे लिए लॉस है। तो बेटा अगर एसेट डिक्रीज होती है रिकंस्टिट्यूशन की डेट, तो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा बेटा, अपने को ज्यादा लोड नहीं लेना है, अपने को तो सिर्फ कॉन्सेप्ट कैच करना है कि रीवैल्यूएशन के पीछे रीजन क्या होता है। तो एसेट अगर डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है, तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है हमको। वैसे ही अगर इसकी अपोजिट सिचुएशन देखें कि एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, तो बेटा ये एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के पीछे रीजन सबको समझ में आ जाना चाहिए कि सर रीवैल्यूएशन बनता है रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे हम लोग को जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर लॉस प्रॉफिट हो रहा है, या फिर रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे कुछ और अगर खर्चे हो रहे हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट जो भी हो रहा है रिकंस्टिट्यूशन में उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर फाइनली सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जैसे अपन नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, सबसे आखिरी में पूरा अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या चेक करते थे? बैलेंस, कि बैलेंस किधर आ रहा है। अगर मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड कम आ रही है, तो बैलेंस आपको डेबिट में शो करना पड़ेगा। क्रेडिट प्रॉफिट को इंडिकेट करती है बेटा, ठीक है, आखिरी में जो अपन नॉर्मल बैलेंसिंग करते हैं ना वैसे ही करना है। क्रेडिट प्रॉफिट को इंडिकेट करती है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है और डेबिट मतलब एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस कम है, मतलब आपके पास प्रॉफिट बच रहा है, नेट प्रॉफिट बच रहा है, तो उसको अपन पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में। वैसे इसकी अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी कि अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब है कि आपके पास कुछ एक्सेस लॉस हो रहा है अबाउ प्रॉफिट, तो यहाँ पर एक्सेस लॉस जो है वो अपन पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो बेटा, सबको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया है? इसका दूसरा नाम भी याद रखना बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो सबको क्लियर हो गया बेटा? एक बार देख लो, आप लोग लिख लो, यस बोल दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो हार्दिक डन, ओके, योगेश ऑल्सो, दर्शन ऑल्सो कंप्लीटेड। अच्छा, अब बेटा देखो, एक ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट,
आपके पास ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स और या फिर प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन आर ट्रांसफर टू विच अकाउंट। ऑप्शन दे दिए आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर डी दे दिया ऑल ऑफ दीज। तो किस पर टिक लगाओगे बेटा? ऑल पे लगा दोगे दर्शन? रीवैल्यूएशन अकाउंट पे लगाना है बेटा। देखो एक डिफरेंस सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि रिकंस्टिट्यूशन की डेट कोई सी भी हो सकती है बेटा, ये पॉइंट समझ लेना। रिकंस्टिट्यूशन 1 अप्रैल को भी हो सकता है, रिकंस्टिट्यूशन 1 जुलाई को भी हो सकता है, रिकंस्टिट्यूशन 15 जुलाई को भी हो सकता है, रिकंस्टिट्यूशन 1 सितंबर को भी हो सकता है। उसकी डेट जो है वो पार्टनर्स पे डिपेंड करती है कि वो किस दिन से चाहते हैं कि हमको रिकंस्टिट्यूशन करना है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का समय नहीं होता है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, वो ईयर के एंड में बनता है बेटा। जब ईयर कंप्लीट होता है तो ही हम लोग पी&एल अकाउंट और पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो वो हमेशा ईयर एंडिंग पे बनते हैं बेटा। जबकि रिकंस्टिट्यूशन की डेट पे भी अगर आपको एक्सपेंसेस लॉस हो रहे तो कोई सा ऐसा अकाउंट तो चाहिए ना जो आपको रिकंस्टिट्यूशन का प्रॉफिट लॉस बताए, तो उसके लिए फिर रिवैल्यूएशन बनता है। ठीक है, तो ये दर्शन याद रखना है अपने को कि वो जो अकाउंट है ना वो सिर्फ ईयर एंडिंग पे बनाए जाते हैं। ये मिडिल में अपन सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट को यूज करते हैं ताकि हम लोग रिकंस्टिट्यूशन के टाइम का जो एक्सपेंसेस और लॉस है उसको कैलकुलेट कर पाए। चलो बेटा, तो ये अपना प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसका कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अपने को डिस्कस करना है, जैसे जनरल रिजर्व के दो ट्रीटमेंट होते थे। क्या दो ट्रीटमेंट होते थे बेटा जनरल रिजर्व के? प्रॉफिट्स के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो अवेलेबल होता था, जनरल रिजर्व जो हमारे पास अवेलेबल होता था। हाँ, एक तो सर डिस्ट्रीब्यूट कर दो और दूसरा ऑप्शन क्या देता था क्वेश्चन? हाँ, एडजस्ट कर दो या फिर कंटिन्यू कर दो। तो बेटा यहां पर भी रिकंस्टिट्यूशन के डेट पे आपके पास रिकंस्टिट्यूशन की डेट पे सिमिलर दो एडजस्टमेंट आ सकते हैं। अब इसको समझना है अपने को बेटा कि इन केस पार्टनर चाहते हैं कि हम लोग रिकंस्टिट्यूशन पे रीवैल्यूड वैल्यू को कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट समझना बेटा कि हम लोग रिकंस्टिट्यूशन पे रीवैल्यूड वैल्यू जितनी भी आई है बेटा, एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो रीअसेसमेंट हुआ है, रीवैल्यूएशन हुआ है, उसको हम लोग हमारे नए बिजनेस में कंटिन्यू करना चाहते हैं। मान लो बिल्डिंग पहले 45 लाख रुपीस की थी, अब उसका रीवैल्यूएशन होकर वो 50 लाख रुपीस की हो गई है, तो हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बेटा यहाँ पर पार्टनर्स के पास एक ऑप्शन तो ये हो गया है कि दे वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू, वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं रिवाइज वैल्यूज को। या फिर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको एक अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा बेटा। और इन केस दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू, और they want to continue book values। इसको समझना है बेटा अपने को। पहले कॉपी पेन थोड़ा सा रख देना साइड से, इसको समझ लो फिर लिख लेना। देखो बेटा एक्चुअल में होता क्या है कि पार्टनर्स, बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म्स में तो यही हो जाता है कि वो रिकंस्टिट्यूशन हो ही रहा है तो पुरानी कोई भी चीजें वो कंटिन्यू करते ही नहीं है, सारी चीजें खत्म करने के बाद नया बिजनेस अपने रिकंस्टिट्यूशन के बाद स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन जो है, ये पहली प्रायोरिटी वाला जो ऑप्शन है, ये 80% केसेस में बेटा यही ऑप्शन यूज होता है। ठीक है, 80% केसेस में ये फर्स्ट ऑप्शन को यूज किया जाता है कि पार्टनर्स रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन किया गया है वो उसको अगली बैलेंस शीट, मतलब न्यू फर्म की जो न्यू बैलेंस शीट बनने वाली, न्यू फर्म मतलब रिकंस्टिट्यूशन जो फर्म निकलेगी अपनी रिकंस्टिट्यूशन के बाद, तो वो फर्म में अपनी रीवैल्यूड वैल्यूज को ले जाना चाहते हैं, या फिर वो अपनी बुक वैल्यूज पुरानी जो है उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, या फिर क्वेश्चन जो है वो साइलेंट दिया हुआ है। ये तीन तरीके का एक सेम पैटर्न बन गया। क्या तीन तरीके हो गए कि सर वो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर बुक वैल्यूज को, पुरानी बुक वैल्यूज को छोड़ के जो नई वैल्यूज निकल के आ रही रीवैल्यूड वैल्यूज उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एक सिचुएशन तो ये बनेगी जो ज्यादातर केसेस में आपको मिलेगी बेटा। 80% क्वेश्चन इसके ऊपर भी बेस्ड इस चैप्टर के अंदर दो चार क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं ये सेकंड केस पे आ जाएगा। सेकंड केस क्या बन जाता है कि अगर सर पार्टनर चाहते ही नहीं रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करें, ठीक है, कभी कभी होता है बेटा कि पार्टनर चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट है हम लोग उसको ही कंटिन्यू करेंगे, बट पॉइंट वही आता है बेटा कि अगर
रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा हो, क्योंकि बेटा हम लोग देखो रीवैल्यूएशन तो बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आपका बनेगा ताकि पता चले कि रिकंस्टिट्यूशन की डेट पे आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर रिकंस्टिट्यूशन की डेट पे आपको लॉस हुआ है। चलो बेटा वापस से प्रैक्टिकल सोचना है अपने को, जैसे अपन पुराने टॉपिक्स में सोच रहे थे कि सर अगर रिकंस्टिट्यूशन की डेट पे प्रॉफिट हो रहा है और पार्टनर्स नहीं चाहते कि हम लोग हमारी रिवाइज वैल्यू को कंटिन्यू करें और प्रॉफिट को बांटे अपने बीच में, तो उस केस में दिक्कत किसको होगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दिक्कत होगी या फिर गेनिंग पार्टनर को दिक्कत होगी? वेरी गुड कि सर यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेगा कि आने वाले समय में मेरा शेयर रिड्यूस होने वाला है, तो मुझे आने वाले समय में इसका प्रॉफिट कम मिलेगा, इसलिए वो बोलेगा कि आज की तारीख में जो भी प्रॉफिट है मैं जितना भी सेक्रीफाइस कर रहा हूं उतना पोर्शन मेरे को दे दो। जो भी सेक्रीफाइस निकल रहा है 1/2 निकल रहा है, 1/4 निकल रहा है, फिर 1/10 निकल रहा है। तो एक तो केस ये बन जाता है कि सर अगर वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते रिवाइज वैल्यू को, इसका मतलब ये है कि वो ना उसका प्रॉफिट बांटना चाहते हैं या फिर लॉस जो भी होगा अपना रीवैल्यूएशन पे उसको वो नहीं बांटना चाहते हैं। ठीक है, वो इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते इसका मतलब ये बेटा कि अगर प्रॉफिट होता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोल देगा कि यार आने वाले समय में मेरा शेयर कम होने वाला है, तो अगर जब भी आगे चल के इसको प्रॉफिट को कैलकुलेट किया गया तो मेरे को प्रॉफिट का हिस्सा कम मिलेगा, इसलिए अभी के अभी मेरा एडजस्टमेंट कर दो। ठीक है, और इन केस बेटा अगर रीवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है, अगर रीवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है तो उस केस में क्या सिचुएशन बनेगी बेटा? कौन से पार्टनर को दिक्कत होगी? अगर रिकंस्टिट्यूशन पे लॉस हो गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वेरी गुड सर गेनिंग पार्टनर को दिक्कत होगी। क्यों गेनिंग पार्टनर को दिक्कत होगी? क्योंकि सर आगे चल के वो बोलेगा कि इस लॉस को अगर खत्म नहीं किया गया तो आगे चल के मेरे हिस्से में ज्यादा लॉस आएगा, क्योंकि मेरा शेयर बढ़ने वाला है। गेन कर रहा है मतलब इसका शेयर बढ़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब लॉस आपके पास बड़ा अमाउंट लेकर आ जाएगा तो उस समय इतना शेयर लॉस का जो है वो उसको इंक्रीज होकर झेलना पड़ेगा। ठीक है, जो भी गेन करेगा वो ज्यादा शेयर जो लॉस का है वो उसको झेलना पड़ेगा। तो बेटा सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर कि दो केसेस अपने रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को लेकर बन सकते हैं। जो रीवैल्यूएशन पे आपको प्रॉफिट और लॉस होता है उसमें दो केसेस बन सकते हैं। केस नंबर 1 है कि सर वो खत्म कर देना चाहते हैं, जो 80% केसेस है वो सबसे इजी केस है, खत्म कर देते। इसका मतलब क्या है बेटा कि राइट ऑफ लॉसेस, अगर लॉस हो रहा है आपको रिकंस्टिट्यूशन पे लॉस हो रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो। ये याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है कि सर अगर हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, हमको अगर लॉस हो रहा है या फिर हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट है या फिर क्वेश्चन ने बोला है कि हम लोग रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो बेटा ज्यादा लोड लेना ही नहीं अपने को डायरेक्टली जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको बांट के खत्म कर दो। ठीक है, लॉस हो रहा है तो उसको खत्म कर दो, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बांट दो पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं रीवैल्यूएशन वाली सिचुएशन को। ठीक है, ये पहला केस क्या बताता है कि वो रीवैल्यूएशन वाली सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी रीवैल्यूएशन है उसको प्रॉपरली मान्यता दे के वो कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। एक सेकंड पोर्शन हो जाता है कि सर अगर वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में बेटा क्योंकि आपको प्रॉफिट और लॉस दो सिचुएशन हो सकती है रीवैल्यूएशन के टाइम पे। ठीक है, रीवैल्यूएशन के टाइम पे हमको दो सिचुएशंस आ सकती है, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। तो इन केस अगर प्रॉफिट होता है या फिर इन केस अगर लॉस होता है, तो बेटा क्योंकि यहाँ पर दिक्कत अलग अलग केसेस में होगी, तो यहाँ पर आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेटा एक सबसे बड़ा की पॉइंट है ना, इस पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि बांटना है तो खत्म कर दो और एडजस्ट करना है तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री पास कर दो। सिंपल सा पॉइंट यही है बेटा। सारी चीजों में आप सारे फ्लो चार्ट को देखना, आपको एक ही चीज दिखेगी, बांटना है मतलब खत्म कर दो, फिर उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। प्रॉफिट का अकाउंट क्लोज करना है तो डेबिट करके क्लोज कर दो, लॉस का अकाउंट क्लोज करना है तो क्रेडिट करके क्लोज कर दो, अगर आपको खत्म करना है उसको। बट इन केस अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर एडजस्ट कर दो। प्रॉफिट को अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो बेटा उसकी एंट्री क्या बनती है? गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, अगर प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं हम लोग तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर सर लॉस को एडजस्ट करते हैं तो एंट्री हमारी उल्टी हो जाती है बेटा, क्योंकि यहाँ पर लॉस का पोर्शन आने वाले समय में गेनिंग पार्टनर को झेलना पड़ेगा, तो वो बोलेगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल कम करके अभी गेनिंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दो ताकि आगे चल के सेटलमेंट हो जाए उसका।
ठीक है, तो इनके लॉस को हम लोगों को एडजस्ट करना है तो एंट्री, सॉरी प्रॉफिट को अगर एडजस्ट करना है तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इनकेस अपन अगर लॉस को एडजस्ट कर रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो लिख लो आप लोग। देखो बेटा, डाउट्स जो भी हो पूछते चलना, अगर कुछ पॉइंट किसी को रिवाइज करना है पूछने चलना, दिक्कत मत रखना दिमाग में, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स चार चार बैठे हुए इसके ऊपर, और रिवाइज डेली करना है बेटा। मैंने आपको आदत डलवाई है, डाली नहीं हो तो आज से चालू कर देना। क्लास के पहले एक शॉर्ट रिवीजन होना जरूरी है आपका। चलो बेटा फाइन। तो ये अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट का सेगमेंट कंप्लीट हो गया रिकंस्टिट्यूशन के बाद। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा रिकंस्टिट्यूशन में, जो अगला एडजस्टमेंट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा कोई नई चीज नहीं आएगी, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर जो फंडामेंटल में सीखा था ना बेटा। फंडामेंटल में क्या सीखा था कि क्रेडिट में हम लोग क्या क्या चीजें ट्रांसफर करते हैं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती है, मतलब वो कौन सी चीजें ट्रांसफर होती है, उनका नेचर क्या होना चाहिए, वो कैपिटल को किस तरीके से इफेक्ट करेगी, इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। वेरी गुड। तो जो चीजें कैपिटल को इंक्रीज करेगी वो सारी चीजें क्रेडिट में जाएगी, ठीक है, और जो जो चीजें कैपिटल को डिक्रीज करेगी वो सारी चीजें डेबिट में आएगी। बस इतना सी फंडामेंटल थिंग अपने को याद रखनी है पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि सर कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के साथ साथ हमारा जो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा और डिक्रीज करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो बेटा इसके साथ अपना थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी मैंने आपको पीडीएफ शेयर नहीं करी है ग्रुप पे, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखते चलूंगा बेटा, ध्यान देते चलना। और एक बार बेटा शुरू से मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से इसका पूरा रिवीजन कर लो चेंज इन पीएसआर का, और यस ड्रॉप कर देना बेटा। पूरा शुरू से रिवीजन कर लो, एक एक फ्लो चार्ट का जो आपने कैलकुलेशंस देखे सभी, और यस बोल दो, फिर उसके बाद अपन चालू कर देंगे इसको। जिसका इसका बेटा रिवीजन कंप्लीट होते जाए यस बोल देना, फिर अपन क्वेश्चंस चालू कर देंगे। अच्छा समीक्षा सर, नेट रिवैल्यूड गुडविल के बारे में एक बार बता दो। बेटा देखो, नेट रिवैल्यूड गुडविल का कंसेप्ट ये कहता है कि इन केस, वैसे तो हम लोग AS 26 को फॉलो करते हैं बेटा समीक्षा, और AS 26 क्या बोलता है कि सर ओल्ड गुडविल हमको खत्म करना पड़ती है, ठीक है। बट इन केस एक एक्सेप्शनल केस आ सकता है कि कभी कभी पार्टनर सोचते हैं कि यार हम लोगों को गुडविल खत्म नहीं करनी है, हमारी जो बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है वो हमारी बैलेंस शीट को अच्छा रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उसको हमको कंटिन्यू करना है। तो उस केस में बेटा फिर पार्टनर्स क्या करते हैं, जो रीवैल्यूड गुडविल आती है उनकी, हम लोग रीवैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं ना। क्या करते हैं एडजस्टमेंट, एक तो गुडविल अकाउंट ओपन करके कर सकते हैं या फिर एडजस्टिंग एंट्री पास करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा इन केस अगर पार्टनर चाहते हैं कि उनकी ओल्ड गुडविल जो है वो कंटिन्यू करे, तो फिर यहाँ पर हम लोग रीवैल्यूड गुडविल की बजाय नेट रीवैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग अगर मान लो गुडविल खत्म कर रहे हैं तो फिर जो रीवैल्यूड गुडविल निकलती है उसका एडजस्टमेंट होता है। बट इनकेस अगर क्वेश्चन बोल देता है कि यार गुडविल वो वाली कंटिन्यू करनी, तो फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा आपका नेट रीवैल्यूड गुडविल का। नेट रीवैल्यूड गुडविल का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी रीवैल्यूड गुडविल आपके क्वेश्चन में प्रोवाइड करी है रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे,
उसमें हम लोग ओल्ड गुडविल माइनस कर देंगे, क्योंकि बेटा वो तो आगे तक कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है। तो ओल्ड गुडविल माइनस कर देंगे तो फिर उसका जो बचा हुआ अमाउंट है दैट इज नेट रिवैल्यूड गुडविल, फिर उसका एडजस्टमेंट पार्टनर्स के बीच में होगा। चाहे तो गुडविल अकाउंट ओपन करके भी हो सकता है, या फिर हम लोग डायरेक्टली एडजस्टिंग एंट्री पास करके भी कर सकते हैं, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। तो ये नेट रिवैल्यू गुडविल का कंसेप्ट ये है। ये भी एक एक्सेप्शनल केस अपन ने डिस्कस करा है बेटा। ओके, और बेटा किसी को कोई दिक्कत पूछ लो। देखो बेटा इस साल स्कोर चाहिए आपके, है ना। इस साल किसी भी कंडीशन में अकाउंट्स में अपने को एरिया का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भी करना है साथ साथ में। चालू कर दे बेटा क्वेश्चन। इधर आंचल, फारूक, राजकुमार, प्रतीक, रिद्धि। ओके चलो बेटा। तो क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है कि ए एंड बी वर पार्टनर्स इन द रेशियो 1:1, मतलब दो पार्टनर्स थे आपके पास इक्वल रेशियो में, एंड ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो एज 4:3। मतलब आपके पास बेटा ओल्ड रेशियो जो रिकंस्टिट्यूशन के पहले रेशियो था दोनों पार्टनर्स का वो 1:1 था, और आगे चल के वो डिसाइड कर रहे बेटा जो न्यू रेशियो है वो है 4:3। और क्वेश्चन ने पूछा है आपसे बेटा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आपको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, गेनिंग का यूज करेंगे या फिर सेक्रीफाइसिंग का यूज करेंगे? हम लोग चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में, वेरी गुड, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। और सेक्रीफाइसिंग का जो शॉर्टकट वे में अपन ने एक वर्ड याद करा था, वो वर्ड क्या जो इंडिकेट करता है सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला? वेरी गुड, सन। सन का मतलब हो जाता है द सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अगर सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाने से आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है बेटा? अगर सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आंसर नेगेटिव आ गया तो फिर वो क्या इंडिकेट करेगा? गेन इंडिकेट करेगा, वेरी गुड। इस तरह अगर सेक्रीफाइसिंग के फॉर्मूले से आंसर नेगेटिव है तो गेन इंडिकेट करेगा। चलो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने को ए और बी का पता करना है कि सेक्रीफाइस है फिर गेन है। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो था 1/2 1/2, ठीक है। ये रहा आपका ओल्ड रेशियो। बेटा रिद्धि आप भी ध्यान रखना, अपना अकाउंट्स वीक है थोड़ा सा साथ में लेकर चलना है। तो ओल्ड रेशियो 1:1, 1/2 1/2, उसमें से अपन न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, मतलब 4/7 3/7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो 7 माइनस 8 डिवाइड बाय 28, ठीक है। इधर भी कर देंगे तो 7 माइनस 6 डिवाइड बाय, सॉरी 28 नहीं आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, डिवाइड बाय 14, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे बेटा एक आ रहा है -1/14 और एक आ जाएगा आपके पास 1/14। जो -1/14 है वो गेन हो गया है, और जो प्लस में आंसर है वो सेक्रीफाइस हो रहा है। मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है आपका ए है, और उसका सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, दैट इज 1/14। और गेनिंग पार्टनर जो है वो आपका है बी, और उसका जो गेनिंग शेयर आ रहा है वो आ रहा है 1/14, ठीक है। अगर आपको बेटा ये कैलकुलेशन एलसीएम लेते नहीं आ रहा है तो सबसे सिंपल तरीका यही लगाना, जैसे यहाँ पर क्या है आपके पास ये अमाउंट है, तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 7 1 जा 7 और इधर कर देंगे 8, ठीक है। डिनोमिनेटर में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो भी अमाउंट आएगा फिर आपस में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये आ जाएगा बेटा 1/14, ठीक है। तो करने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना बेटा, शर्माना मत, छोटी मोटी क्लास की भी चीजें होगी तो अपने को आज क्लियर कर लो तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज जिंदगी भर उसको कंटिन्यू करने से कोई अपना फायदा नहीं है बेटा। चलो जल्दी से लिख लो बेटा, यस बोल दो, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा हाँ, ए इज गेनिंग, वेट 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 वेट, मैंने उल्टा लिख दिया बेटा। यहाँ पर ए जो है वो गेन कर रहा है और बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ए जो है वो गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि सर ए बी सी, सॉरी एक्स वाई जेड दिए हुए हैं। चलो, तो इन क्वेश्चन नंबर 2 3 पार्टनर्स वर देयर, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और उनका ओल्ड रेशियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:2, एंड ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइडेड
उन्होंने क्या डिसाइड करा हुआ बेटा कि उन्होंने अपना रेशियो डिसाइड करा है आगे चल के जो बांटेंगे वो XYZ 5:3, ठीक है। 5:3:2 की बजाय 5:2:3 करेंगे। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि गेनिंग रेशियो बताओ और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है आपको। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लो बेटा। ओल्ड रेशियो आपके पास है 5:3:2 और न्यू रेशियो है आपके पास 5:3। तो अपना फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू XYZ, तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का ओल्ड रेशियो था 5/10, 3/10 एंड 2/10 माइनस 5/10, 2/10 एंड 3/10। ओके ओके, वेरी गुड बेटा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करना रहता है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 5/10 में से 5/10 माइनस करा तो 0, कोई सेक्रीफाइस कोई गेन नहीं है, वैसा का वैसा इसका शेयर रखा हुआ है। इधर देख चेक करेंगे तो 3/10 में से 2/10 अगर माइनस करते हैं तो बचेगा कितना 1/10, मतलब ये यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। और इधर अगर 2/10 में से 3/10 माइनस करेंगे तो बेटा -1/10 आ रहा है, मतलब ये यहाँ पर गेन कर रहा है। तो सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन ये है सर, y यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से और z जो है बेटा यहाँ पर गेन कर रहा है -1/10, ठीक है। z जो है वो गेन कर रहा है -1/10। चलो जल्दी से लिख लो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रोवाइड करूंगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है आपको कि तीन पार्टनर्स थे XYZ और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बेटा 5:3:2, ओके। और आगे चल के उन्होंने डिसाइड करा है, दे डिसाइडेड टू शेयर एज इक्वली, ठीक है। इक्वली मतलब क्या हो जाता है 1:1:1। आगे चल के उन्होंने अपना शेयर डिसाइड करा है कि 1:1:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो बेटा, तो सॉल्व कर लेते हैं अपन। सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू XYZ। तो old ratio is 5/10, 3/10, 2/10 and new ratio is 1/3, 1/3, 1/3। तो बेटा डिनोमिनेटर्स इस बार अलग अलग है आपके पास, तो हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5×3 = 15 माइनस 10×1 = 10, तो 15 - 10 दैट इज 5/, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, ठीक है। देन 3×3 = 9 माइनस 10×1 = 10, तो वेरी गुड, -1/30 हो जाएगा। इनको तो साथ में मल्टीप्लाई करना है, बाकी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5×3 = 15 - 10 5/30, और इधर करेंगे 3×3 = 9 माइनस 10 दैट इज -1/30, इधर 6 - 10 दैट इज -4/30। तो ये दोनों बेटा गेन कर रहे हैं और ये यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो है बेटा x और उसका सेक्रीफाइसिंग अमाउंट है आपका फ्रैक्शन है 5/30, और जो गेनिंग पार्टनर है आपके पास वो है y और z, और इनका -1/30 और -4/30 का गेन है यहाँ पर। बट अपन तो गेन की बात कर रहे हो तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये गेन कर रहे हैं 1/30 और 4/30। चलो लिख लो आप लोग। ओके बेटा, फाइन। चलो, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके पास आने वाला है अभी पीडीएफ में मैं सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे, तो उसको आप लोगों को ट्राई करना। उसमें 4 केसेस से मतलब 4 क्वेश्चन से मिलके वो क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपका होमवर्क रहेगा। बाकी हम लोग कल डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।